गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 9 फरवरी को जो थर्ड शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसका जीके जीएस क्वेश्चन और इंग्लिश के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की मिलेगा आपको। और फिर से 4 टॉपिक रिपीट हुआ है। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी का जिक्र हुआ है, तो बुलंद दरवाज़ा के बेसिस पे भी क्वेश्चन आया था लास्ट शिफ्ट में। फिर से सेंसस बेस्ड एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हम देखने वाले हैं सारा ही क्वेश्चन इन डिटेल, और मैं जो ऑप्शंस है वो भी एक्सप्लेन किया हूँ क्योंकि ऑप्शन से भी उठ के क्वेश्चन आ जा रहा है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड नामक बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के कुछ बुक, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र है ऑप्शन में। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू का किताब है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है टुवर्ड्स फ्रीडम, ठीक है। और एक और लिखा था इन्होंने, ये लेटर फ्रॉम दी फादर टू हिज डॉटर। ये इंदिरा गांधी के लिए ये लेटर लिखा गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ और बुक्स देख लेते हैं। तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम था आत्मकथा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। फिर से इंडिया डिवाइडेड, तो ऑप्शन ये तो इस पे ही क्वेश्चन आया। सत्याग्रह इन चंपारण 1922, जब महात्मा गांधी सत्याग्रह करने गए थे 1917 में चंपारण में, तो उसी के बेसिस पे ये सत्याग्रह इन चंपारण लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी इन 1954। और एक और जो है वो इंडियन एजुकेशन पे, भारतीय शिक्षा के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लॉन्गेस्ट सर्विंग आईएनसी प्रेसिडेंट रहे थे 5 साल के लिए। इन्होंने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम 1959, ठीक है। सरदार पटेल का कोई नोटेबल वर्क है? तो हाँ बिल्कुल है, भारत विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल वाटरवे 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की कुल लंबाई कितनी है? तो ये लगभग 891 किलोमीटर है, 891। नेशनल वाटरवे जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। अब अब देख लेते हैं नेशनल वाटरवेज। तो इम्पॉर्टेंट ही देखेंगे हम। तो नेशनल वाटरवे 1 इम्पॉर्टेंट हो जाता है, गंगा, भागीरथी और हुगली के ऊपर है। प्रयागराज यूपी से लेके हल्दिया वेस्ट बंगाल तक इसका स्ट्रेच है और लगभग 1620 किलोमीटर इतना लंबा है, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 तो देख लिया हमने, ब्रह्मपुत्र रिवर पे सादिया टू डुबरी आसाम में 891 किलोमीटर का स्ट्रेच है। नेशनल वाटरवे 3 जो है वो वेस्ट कोस्ट कनाल पे है, कोट्टापुरम टू कोल्लम केरला में 205 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 3 याद कर लीजिएगा। नेशनल वाटरवे 4 जो है वो कृष्णा गोदावरी रिवर के ऊपर है, काकीनाडा टू पुडुचेरी 1078 किलोमीटर, ठीक है। और नेशनल वाटरवे 5 ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कनाल, ये कहाँ हो जाएगा? ब्राह्मणी और बैतरनी रिवर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, ध्यान रखना है। और ये थालचर टू धामरा पारादीप आइलैंड जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे है नेशनल वाटरवे 5। और नेशनल वाटरवे 6 बराक रिवर, क्योंकि ये न्यूज़ में था बराक रिवर, और नेशनल वाटरवे 6 इसीलिए मैंने इसे यहाँ इंक्लूड कर लिया है। ये असम में 121 किलोमीटर का। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट वाटर रूट था इंडिया का, याद कर लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक से वापस से क्वेश्चन आ जाए, तो आपका ही फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में अगर आप सारा टॉपिक अच्छे से कवर करके जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड कुतुबुद्दीन ऐबक रूल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस कालखंड के दौरान शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत से भी 3 क्वेश्चन अभी तक देखे जा चुके हैं अदर शिफ्ट्स में, ये चौथा क्वेश्चन है। तो ये जो है इनका 1206 से 1210 तक रूल हुआ था। 1210 में छौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मौत हो गई थी। छौगान क्या है? तो पोलो खेलते हैं ना, वो गेम है जो घोड़े पे बैठ के पोलो स्टिक लेकर के बॉल को मारते हैं, वही।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी के संस्थापक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और ये जो है टर्किश स्लेव थे जो कि मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, और इन्हें इंडिया को रूल करने के लिए दिया गया था। जब मोहम्मद घोरी का डेथ होता है 1206 में, तब ये खुद को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। ये एक टाइटल लिए थे लाख बख्श का, क्योंकि ये लाखों का दान दिया करते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत का वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रूल किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाएगा कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का जो रूल है वो सबसे लंबा था। तो तुगलक डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा था 94 ईयर्स का, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी 84 ईयर्स, सबसे कम किसका था तो खिलजी डायनेस्टी का था। ठीक है, 30 ईयर्स। खिलजी डायनेस्टी जो जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी जो है वो संस्थापक थे खिलजी डायनेस्टी के। लोधी का था 75 ईयर्स और सैयद 37 ईयर्स। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है इसलिए सॉरी बीच बीच में अगर मैं खांस ले रहा हूँ तो। आई होप ज़्यादा इरिटेटिंग ना लग रहा हो आप लोगों को। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत और उनका ये पीरियड और कुछ की फाउंडर्स और नोटेबल रूलर्स। तो मामलुक डायनेस्टी सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी था, 1206 से 1290, लगभग आपका 84 ईयर्स तक राज किया इन्होंने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पहले रूलर थे, फिर इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान और घियासुद्दीन बलबन। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1230, सबसे कम समय तक इन्होंने ही रूल किया था, यही डायनेस्टी रूल किया था 30 साल तक। जलाउद्दीन खिलजी जो है वो फाउंडर थे और अलाउद्दीन खिलजी इसके नोटेबल रूलर। तुगलक डायनेस्टी ये सबसे लंबे समय तक राज करते हैं 96 ईयर तक। घियासुद्दीन तुगलक फाउंडर, फिर एमबीटी आया और फिर फिरोज शाह तुगलक। एमबीटी के 5 पॉलिसीज़ थे, इसे पगला राजा भी कहा जाता था। क्यों? टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया था, दिल्ली से लेके दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करके दौलताबाद देवगिरी लेके गया था, और ये आपका और भी इसका था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सैयद डायनेस्टी खिज़्र खान मुबारक शाह, और लोधी डायनेस्टी बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी आखिरी रूलर था। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और ये मुगल डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज द खोखर ट्राइब प्राइमरली फाउंड ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। तो मध्यकाल के दौरान खोखर जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पंजाब हरियाणा जो है वहाँ पे ये खोखर ट्राइब पाई जाती है। तो अगर आप देखिएगा ध्यान से ना, तो ये जो है खोखर ट्राइब वाला क्वेश्चन है वो दिल्ली सल्तनत से मिलता जुलता है, मतलब ये कहीं ना कहीं एसोसिएशन है। क्यों, अभी आगे कुछ एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो ये जो है इनका प्रेजेंस पहले देखते हैं। तो झेलम और चेनाब रिवर और जो भी सॉल्ट रेंज है वहाँ पे इनका जियोग्राफिकल एक्सटेंट था, और ये जो है लड़ाके थे और ये वॉरियर पीपल थे जो कि दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन में हेल्प किए थे, रेजिस्ट किए थे दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन के लिए। हेल्प नहीं किए थे बल्कि दिल्ली सल्तनत को चुनौती देते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपाल फेमस वर्क संगीत सुधाकर which mention the distinct style of Hindustani and Carnatic music for the first time was written in which period। तो संगीत सुधाकर जो है वो 13 से 14 सेंचुरी के बीच में लिखा गया था। अब ये संगीत सुधाकर से है, और एक और क्वेश्चन आगे है वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु कट पॉलिशेज एंड इनग्रेव्स प्रीशियस स्टोन इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो कीमती रत्न जेम्स को काटता, पॉलिश करता और तराशता है क्या कहलाता है। तो ये जो है लैपिडिस्ट कहलाता है, या लैपिड्री, रत्न तराशने वाला। ये एक्चुअली में इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये हिंदी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए था। हिंदी का आप देख करके हिंदी में ऑप्शन आप तो बता ही दीजिएगा, इसीलिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस इट वॉज इनएविटेबल दैट प्रोजेक्ट वुड बी डिलेड। तो इनएविटेबल का सही स्पेलिंग क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। इन्फिनिटी वॉर तो देखे ही होंगे आप, उसमें थैनोस ये चुटकी बजाने से पहले, फिंगर स्नैप करने से पहले क्या कहता है, आई एम इनएविटेबल, मतलब मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं हो के रहूँगा, ऐसा मतलब होता है इनएविटेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, भारतीय जीवन बीमा कंपनी LIC की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1956 में LIC का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, LIC एक्ट के तहत, सितंबर 1, 1956। LIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना है, LIC एक्ट ऑफ 1956 के तहत LIC का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, मतलब कानून से बना हुआ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ apparatus यूज्ड इन वुमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, महिला कलात्मक जिम्नास्टिक में उपयोग किए जाने वाले उपकरण apparatus की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 apparatus होते हैं, मैंने यहाँ फोटो डाला है, आप देखिए ध्यान से। तो एक बैलेंस बीम होता है, एक फ्लोर होता है, अनइवन पैरेलल बार होता है और एक वॉल्ट होता है, ठीक है। ये 4 apparatus है फॉर वुमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज निज़ाम गारंटीड स्टेट रेलवे नेशनलाइज्ड एंड टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंडियन रेलवेज, तो ये कब हुआ था? तो ये 5 नवंबर 1951 को, ठीक है, इसे यहाँ लाते हैं, अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स स्टेट ऑफ लिविंग और बीइंग रियल। और लास्ट क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी अटेम्प्ट किया हो ना तो टेंशन नहीं लीजिएगा, वैसे भी वो बहुत टफ क्वेश्चन था, इससे पहले वाला निज़ाम स्टेट रेलवे नेशनलाइज वाला, ठीक है। एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे कुछ ब्रेकर क्वेश्चन जिसे रिस्पेक्ट दे करके छोड़ दिया जाता है। अगर आप में वो टेंडेंसी है ना, वो एबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं जो नहीं बन रहा हो, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, क्योंकि नेगेटिव करके क्या फ़ायदा, आपने जो मेहनत से पॉजिटिव आंसर लाया है उसमें भी कट जाएगा वो आंसर का, ये तो इसीलिए नहीं करना चाहिए कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स द स्टेट ऑफ लिविंग और बीइंग रियल, तो ये हो जाएगा एग्जिस्टेंस, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, एग्जिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030 अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का 2030 तक का काल्पनिक 2030 तक का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो ये 5 मिलियन मेट्रिक टन है इंडिया का टारगेट बाय 2030, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? ऑप्शन ए घाघरा, बी महादाई, सी गंडक या डी कोसी। तो महादाई रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि महादाई किसी भी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो महादाई ध्यान रखना है कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर, तो क्वेश्चन नहीं, मैं यहाँ गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरीज बताने वाला हूँ। ओरिजिन क्या है गंगा रिवर का? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी रिवर, और उसके बाद गंगा बन जाती है, भागीरथी रिवर गंगा बन जाती है देवप्रयाग के पास जब वो अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। तो गंगोत्री रिवर से भागीरथी रिवर निकलती है, और भागीरथी रिवर जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो गंगा बन जाती है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज देखते हैं गंगा का, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में रामगंगा, गोमती, घाघरा जिसे करनाली भी कहते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये जो है आपका घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब बिहार में मिलती है, बागमती भी बिहार में मिलती है, कमला भी बिहार में, फिर कंकाई, फूलहर, चंदन और अजय रिवर भी आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा का। यमुना रिवर जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, टोन्स रिवर ये भी राइट बैंक, सोन रिवर जो अमरकंटक से मिलती है और गंगा में मिल जाती है पटना वाले एरिया में, तो सोन रिवर आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कर्मनासा रिवर भी गंगा के ट्रिब्यूटरी है जो कि बिहार में मिलती है। पुनपुन, क्यूल
ये दोनों भी बिहार में मिलती है गंगा से। मोरहार, छोटी गंडक, सिंगार और वरुण रिवर। ठीक है, तो इतना नहीं, जो मेन है जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, और आपका यमुना रिवर हो गया, सोन रिवर हो गया, और कमला बालन, ये रिवर का नाम याद रखिएगा, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरी में आती है। एक और आया है, संगीत रत्नाकर बेस्ड क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम स्टडी इज फेमस इन विच सिटी ऑफ गुजरात। तो संगीत रत्नाकर पर आधारित राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम अध्ययन गुजरात के किस शहर में प्रसिद्ध है। तो ये वडोदरा, गुजरात के वडोदरा शहर में यह फेमस है। संगीत रत्नाकर जो है उसके ऑथर कौन थे, तो सारंग देव। ठीक है, 13th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं ये, और हिंदुस्तानी और कार्नाटिक म्यूज़िक दोनों मेजर ये म्यूज़िक का टेक्स्ट इनका संगीत रत्नाकर में लिखा हुआ है। ठीक है, और हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो नॉर्थ इंडिया में फेमस है, कर्नाटिक साउथ इंडिया में, आप जानते होंगे। और ये जो है एंशंट और मिडीवल इंडियन म्यूज़िक नॉलेज को लिंक करते हैं अपने ये किताब में। मतलब पूछ दिया जाएगा कि विच बुक इज़ लिंक बिटवीन द एंशंट एंड मिडीवल म्यूज़िक, तो आप संगीत रत्नाकर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। पूछ रहा है, तो मणिपुर से नहीं गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है, और बिहार से भी नहीं। अब याद करते हैं कि पूरे 8 राज्य हैं इंडिया के जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो वेस्ट टू ईस्ट। अब इसका ये जो एक ये है ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, तर से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, और आर से हो जाएगा राजस्थान, जी से हो जाएगा गुजरात, एम से हो जाएगा एमपी, और च से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झारखंड हो जाएगा झार से। अब ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही राज्य है इसमें से जिसका राजधानी से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो वो झारखंड का कैपिटल रांची से इकलौता ऐसा कैपिटल है किसी स्टेट का जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के गुजरता है। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा, आपको लगेगा कि शायद जयपुर से होकर गुजरता हो, राजस्थान हो आंसर, तो नहीं, रांची शहर से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन was awarded the Nobel Prize in 1998 primarily for his contribution to which field of economics। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र के उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया से कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, क्योंकि आ सकता है सवाल अब, तो हम सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स देख लेते हैं यहाँ पे। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में सबसे पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, उनके गीतांजलि वर्क के लिए। ये क्वेश्चन अब पिछले ही शिफ्ट में आया, सेकंड शिफ्ट में आया है 9 फरवरी के, तो देखिए फिर से आ गया नोबेल प्राइज़ विनर से क्वेश्चन, इसलिए फिर से देख लेते हैं पूरा। फिर सीवी रमन को 1930 फिजिक्स में मिला है रमन इफेक्ट के लिए, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, टिंडल इफेक्ट एक तरह से बोल सकते हैं। हरगोबिंद खुराना, इनको मेडिसिन के लिए मिला है 1968 में। इन्होंने जेनेटिक कोड और फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का इंटरप्रिटेशन दिया था। मदर टेरेसा, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन हो गई थी इसीलिए इन्हें इंक्लूड करते हैं। इन्हें 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। तो सबसे पहली इंडियन जो नोबेल पीस प्राइज़ जीती हैं वो है मदर टेरेसा, और 2 लोगों को इंडिया से नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, एक कैलाश सत्यार्थी जी और एक मदर टेरेसा। ठीक है, अब देखते हैं एस चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के लिए मिला है, तो फिजिक्स के लिए भी यहाँ 2 हो गए। इन्हें चंद्रशेखर लिमिट के लिए नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला है। ठीक है,
अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए अभी हमने देखा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी के लिए। वी रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स का स्टडी इन्होंने किया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इनका, ये बच्चों का राइट टू एजुकेशन के लिए इन्होंने ये किया था, बहुत काम किया। अभिजीत बैनर्जी 2019 में इन्हें इकोनॉमिक्स के लिए मिला, ये अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। तो इकोनॉमिक्स में भी जो है वो आपको 2 लोगों को मिला है, ठीक है, फिजिक्स में भी 2, पीस में भी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिकेट इफ द अंपायर क्रॉसेस बोथ आर्म्स अक्रॉस द चेस्ट व्हाट डज इट सिग्नल। क्रिकेट में यदि अंपायर अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर क्रॉस करता है तो यह किस बात का संकेत है। तो ऐसा आपने देखा होगा खेल मैच देखते हुए, तो वाइड बॉल के लिए तो दोनों हाथ लंबे कर लेता है, 6 के लिए दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। ये होता है ऑप्शन सी, कैंसल / रिवोक डिसीजन। अगर वो डिसीजन देता है आउट का, लेकिन जो आउट हुआ है वो बैट्समैन DRS ले लेता है, रिव्यू सिस्टम, और उसमें आता है कि वो नॉट आउट है, तो जो अंपायर है वो अपना डिसीजन को कैंसिल करता है ऐसे दोनों हाथों को अपनी छाती पे क्रॉस करके। फ्री हिट के लिए क्या करता है, तो वो एक हाथ को ऊपर उठा करके गोल गोल घुमाता है, फ्री हिट होता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेलेस्टियल बॉडी एग्जिबिट्स अ रोटेशनल पीरियड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स ऑर्बिटल पीरियड लीडिंग टू द फिनोमेना ऑफ टाइडल लॉकिंग। इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड अपनी धुरी पर घूमने के अवधि, घूर्णन और कक्षा के घूमने की अवधि परिक्रमा को समान रखता है जिसके टाइडल लॉकिंग की स्थिति बनती है। तो आपने कई जगह ये सुना होगा कि जो मून है ना, उसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों सेम टाइम पे कंप्लीट होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मून, और इसके वजह से ही टाइडल लॉकिंग का फेनोमेना होता है। तो लगभग 27.32 दिन में एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। अर्थ का कितना है, तो रोटेशन जो है वो 24 घंटे में कंप्लीट करता है। ऐसा तो 24 घंटे नहीं होता है, 23 घंटे 54 मिनट और कुछ सेकंड होता है, लेकिन 24 घंटे लेते हैं। और रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ कितना लेता है, तो 365 डे। लेकिन मून का क्या है कि रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों में ये 27.32 दिन का टाइम लेता है, ठीक है। इसका स्पीड रफली जो है वो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, मून का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ फैरिक्स टू द स्टमक। तो खाना जो है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन को मुख से आमाशय पेट तक ले जाता है। तो ये तो हमारा फूड पाइप हो जाएगा, ओसोफेगस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटोडो is the famous folk dance step traditionally associated with which state। टिटोडो पारंपरिक रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य स्टेप है, तो ये गुजरात का है, ठीक है। मैंने कल क्या बोला था, कल के शिफ्ट में कि मतलब सेकंड शिफ्ट में 9 फरवरी का, कि जो क्वेश्चन है वो फोक डांसेस है वो नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट रीजन से ज़्यादा पूछ रहे हैं। देखिए ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, गुजरात से पूछा है फिर से। ये जो है एक हाई एनर्जी फोक डांस है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर हाई एनर्जी फोक डांसेस के बारे में ही पूछा जा रहा है, और ये नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। नवरात्रि में गुजरात में और भी फोक डांसेस होते हैं, जैसे डांडिया रास हो गया, गरबा हो गया। तो अदर फोक डांसेस ऑफ गुजरात देख लेते हैं, तो गरबा हो गया, डांडिया रास हो गया। गरबा में जो गर्भ होता है, जो वुमेन का वूम्ब होता है, तो एक लोटे को, लोटा नहीं बोलेंगे, एक कलश को रख दिया जाता है और उसके अराउंड लोग घूम करके गरबा खेलते हैं। तो गर्भ का पूजा होता है गरबा में। फिर भवई हो गया, टिप्पणी डांस, डांगी डांस, हुडो एंड पधार डांस। तो ये गुजरात के कुछ फेमस फोक डांसेस है। गरबा को 2023 में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया गया, ये भी याद रखिएगा। और 2025 में दिवाली को ऐड किया गया है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु बिल्ड द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी। देखिए अब पिछले बार बुलंद दरवाज़ा सवाल आया था, उसमें मैंने फतेहपुर सीकरी का जिक्र किया था। इसे अकबर ने बनवाया है, ठीक है। मैंने 3 वीडियो में ये फतेहपुर सीकरी को एक्सप्लेन किया है, 3 वीडियो में। क्यों? क्योंकि आया हुआ था। तो सिटी ऑफ विक्ट्री कहते हैं इसे। 16th सेंचुरी में इसे फोर्टिफाई किया गया था इन उत्तर प्रदेश। अकबर ने बनवाया इन 1569 और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। अकबर का जब बेटा नहीं हो रहा था तो सूफी सेंट सलीम चिश्ती के यहाँ वो गया था और उसके बाद उसको बेटा हुआ जहांगीर, जिसका नाम प्रिंस सलीम रखा था, सलीम चिश्ती के नाम पर ही। और शेख सलीम चिश्ती के ऑनर में ही ये सिटी बनवाया था अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा यहीं पे है, 54 मीटर हाई गेटवे है, ठीक है। और ये गुजरात के ऊपर जब विक्ट्री किया था अकबर ने तब बुलंद दरवाज़ा का बनवाया था, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इनटू स्पेस। तो ऑप्शन ए कल्पना शर्मा, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी रवीश मल्होत्रा, ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। तो ये हमारा ऑप्शन बी राकेश शर्मा हो जाएगा, ठीक है। राकेश शर्मा जी जो हैं वो फर्स्ट इंडियन सिटीजन बने थे 1984 टू गो इनटू स्पेस। ये गए थे सोवियत एयरक्राफ्ट सोयूज T-11 से और ये इसका पार्ट था जॉइंट यूएसएसआर इंडिया यूएसएसआर मिशन का पार्ट था। लगभग 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट ये स्पेस में रहे थे, ठीक है। और सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन के अंडर ये बोर्ड किए थे, ठीक है। ध्यान रखना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं, क्योंकि उस टाइम तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना ही नहीं था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में शुरू हुआ बनना, 2002 तक कंप्लीट हुआ था, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने पूछा था स्पेस से कि कैसा दिखता है हमारा इंडिया, तो सारे जहां से अच्छा ये इनका ये राकेश शर्मा जी ने बोला था, ना कि गांधी जी जैसा कि हलवा कैसा लगा खिलाए कि नहीं। नो ऑफेंस बट इट वाज फनी, इट वाज फनी। हाँ, एग्ज़ाम ट्रैप क्या हो सकता है, तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जो है वो इंडियन ओरिजिन की तो है लेकिन इंडियन सिटीज़न नहीं है, वो ये आपका यूएसए की सिटीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ शुभांशु शुक्ला गए ना, उनसे ही पूछा था कि हलवा जो ले करके गया था वो अपने क्रू मेंबर्स को खिलाया कि नहीं। कुछ और पूछना था कि डेवलपमेंट कैसा दिखता है इंडिया का, ये हरियाली है कि नहीं इंडिया में अभी भी, ये सब पूछना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ माउंटेन इज नोन एज। तो माउंटेन का स्टडी को लिथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अभी ऑप्शंस में जो है तो ऑर्निथोलॉजी से तो क्वेश्चन आ गया है ये February 5 को ही। अब ऑन्कोलॉजी, ओरोलॉजी, ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सब देख लेते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर और ट्यूमर्स का स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ओरोलॉजी माउंट एंड माउंटेन सिस्टम्स का। लिथोलॉजी जो है वो रॉक एंड फिजिकल फीचर्स का। और ऑर्निथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हु नॉमिनेट्स द चेयर एंड 2 मेंबर्स। अंतर राज्य जल विवाद न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की कौन नामित करता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। ये जो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट से बना हुआ है 1956। इसमें एक चेयरमैन है और 2 अदर मेंबर्स है जो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में बैठते हैं, मेंबर है, ठीक है। ये 2 राज्यों के बीच में अगर कोई रिवर को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, जैसे कि ये कावेरी रिवर डिस्प्यूट है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, तो उसका यही सुनवाई होता है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, सबसे पहले उसको इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में जाना होता है, ठीक है। उसके बाद ही बाई अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट AI पावर्ड सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इन मई 2025। मई 2025 में किस देश ने अपना पहला AI संचालित उपग्रह समूह लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। लगभग 12 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है इसमें और 3 बॉडी
कंप्यूटिंग कॉन्स्टिलेशन बनाएगा ये, ठीक है। 2D रॉकेट ये लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द 7th रीजनल कमिटी मीटिंग RCM ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर द एशिया एंड पैसिफिक रीजन हेल्ड। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्र समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, एग्ज़ाम में अगर रिपीट हुआ तो आप बता सकते हैं। तो COP21 में इसको लॉन्च किया गया था पेरिस में, इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली लॉन्च किया था। गुरुग्राम हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर, और लगभग अभी 120 से 125 मेंबर सिग्नेटरी कंट्रीज़ है। और इसका पर्पस क्या है? तो लगभग $1 ट्रिलियन का सोलर इन्वेस्टमेंट बाय 2030, और ये फोकस करता है सोलर सन बेल्ट कंट्रीज़ को, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है, ठीक है। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो कंट्रीज़ आती हैं वो सन बेल्ट वही कंट्रीज़ पे फोकस करता है। और अभी जो है वो माल्टा 2024 में जुड़ा, सिग्नेटरी बना आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और मोल्डोवा, ये न्यूज़ में काफ़ी था, मोल्डोवा जो है वो भी जुड़ा है, तो ये याद कर लीजिएगा कि मोल्डोवा भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन इन इट्स रूरल पॉपुलेशन कंपेयर टू 2001 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में किस राज्य की ग्रामीण संख्या में कमी आई है? तो रूरल पॉपुलेशन पूछा है, तो केरला में कमी आई है, ठीक है। केरला का रूरल पॉपुलेशन डिक्लाइन किया है। तो हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग जो सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोग का। ये आप ही का चैनल है, चैनल पे फिर ज़रूर आइएगा। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, बाय बाय।